गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लूसेंट का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता चैप्टर 3। हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ और साथ साथ समझते हुए चलेंगे बातों को। ठीक है, चलिए अपना बुक आप लोग भी खोल लिए होंगे, ऐसा उम्मीद है। देखिए पहला क्या बोलता, पहला पॉइंट कि रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। देखिए जो C14 एक तकनीक है, कार्बन तकनीक है ना। इससे किसी भी वस्तु से, सजीव वस्तु से जो अब जीवाश्म के रूप में बदल चुका है, उससे उसका काल के बारे में पता चल जाता है। वैसे फिर यूरेनियम डेटिंग होता है। कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उससे उससे उसका काल के बारे में पता चल जाता है कि इसको उत्पत्ति कब हुआ होगा। ठीक है ना। तो रेडियो कार्बन से सिंधु सभ्यता का एज बताया जाता है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा ये सभ्यता। तो ये सभ्यता क्या था? तो ये सभ्यता सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। देखिए कैसे त्रिभुजाकार था, बात को समझिए। जैसे मान लीजिए भारत है, कुछ इस तरह भारत होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पर मांदा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आलमगीरपुर है। ये हिंडन नदी के किनारे है यूपी में, ठीक है ना। यहाँ पर दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी इलाका था यहाँ पे सुत्तांगी डोर, दास की नदी किनारे। अब देखिए त्रिभुजाकार किससे बनेगा, देखिए सब बातों को समझिएगा। यहाँ से अगर मिलाते हैं इसको, हम ब्लैक पेन यूज कर देते हैं, समझने में आसान होगा। यहाँ से इसको मिलाते हैं हम ऐसे, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, त्रिभुजाकार कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? आप ये बोलिए तो चार भुजा हो गया, तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बता रहा है वो, मतलब दिखने में कैसा था? त्रिभुजाकार था, है ना। तो इसकी कैसा विस्तार, इसका क्या था? त्रिभुजाकार था। इतना ही में मुख्य उसका शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर आ जाता था। जैसे यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आपका हड़प्पा आ जाता था, हड़प्पा। यहाँ पर क्या था, तो मोहनजोदड़ो आ जाता था, है ना। और भी आपको बताएंगे, यहाँ पर लोथल था। तो सब आपको समय समय पर बताएंगे, लेकिन त्रिभुजाकार का मतलब अभी आपको हम समझा दिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। इस लाइन को आपको हम समझा दिए जो लूसेंट में लिखा गया, ठीक है। आगे से आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यह माइंड में फिट रहेगा, ठीक है। तो जो रेडियो कार्बन था, रेडियो कार्बन C14 जो तकनीक था, उसका खोज किसने किया था? इसमें दिया गया है कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लिवी महोदय ने, VF लिवी ने इसका खोज किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम बहादुर साहनी ने की, ठीक है ना। तो जो सिंधु सभ्यता था उसका जो उत्खनन का कार्य और सबसे पहले पता लगाने का कार्य कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, आदि ऐतिहासिक क्या होता है और इतिहास क्या होता है। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? जिसमें लिपि तो था लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी में लिपि था, लिखता था, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो किस सभ्यता में आ जाएगा? आदि ऐतिहासिक, इतिहास में आ जाएगा, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक में आ जाएगा। और कांस्य युग में रख सकते हैं। अगर हम लोग उसको और बंटवारा करते हैं कि हम लोग बांटे थे ना कि पाषाण काल में बांटे थे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर आगे आता है ताम्र पाषाण काल, है ना। ये ताम्र जो था ना उसी को कांस्य युग भी कहते हैं।
यानी उसके बाद नवपाषाण काल के बाद आया था। नवपाषाण काल का आपका समय आपको पता है कि 4000 बीसी से 2500 बीसी था। ये देखिए 2400 बीसी से शुरू हुआ है, यानी कि 2500 के बाद 2400 से शुरू हुआ है, तो नवपाषाण खत्म हुआ और ये खत्म होते होते ताम्रपाषाण काल का एज आ गया और सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत हुआ। यानी कि इसको हम कांस्य युग में रख सकते हैं। तो ताम्र युग और कांस्य युग सेम है, कोई दिक्कत उसमें वैसा नहीं है। उसी को कभी कभी ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बात को समझना है। आगे देखते क्या लिखता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। जो सभ्यता में रहने वाले लोग थे किस नस्ल के थे, तो वो थे द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे कि एक रिजले महोदय हुआ करते थे। रिजले महोदय ने भारत की जनसंख्या को नस्ल के आधार पर बांटा था। पढ़े थे ना लोग पहले ही क्लास में कि उसमें निग्रोइड था, प्रोटोस्टलाइड था, मंगोलाइड था, कॉकसाइड था, भूमध्य सागरीय था, सब हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे शुरुआत में जो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ जिसमें जनसंख्या था, वो जनसंख्या में अधिकतर लोग कौन थे, तो भूमध्य सागरीय थे और दूसरा द्रविड़ थे। ये दोनों मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी नामक सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। देखिए दयाराम साहनी तो इसका खोज किए थे, लेकिन डायरेक्टर कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था कि इसका घोषणा करे, विधिवत घोषणा करे कि हाँ एक सभ्यता का पता चला है। तो घोषणा किसने किया था, विधिवत घोषणा किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है ना। लेकिन खोजा था किसने, दयाराम साहनी ने। क्लियर हो गया, यहाँ पे चलना है। जॉन मार्शल ने घोषणा किया था, वो डायरेक्टर थे, लेकिन खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और चीज बताना, नगरीय सभ्यता। यहाँ पर क्या लिखा है कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ये नगरीय सभ्यता क्या होता है, नगरीय क्या होता है, बात को समझिए। हम चाहते हैं कि लुसेंट का एक एक शब्द एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। यानी एनसीईआरटी जो पढ़ने का जो लक्ष्य होता है ना, किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर का करने का लक्ष्य, वो आपका लुसेंट में ही हो जाए कि फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट हो जाए। नगरीय क्या होता है, नगरीय देखिए, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता, क्वेश्चन आता है, क्या आता है पता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता था। तो यह अंतर कैसे हो जाता है, देखिए नगरीय सभ्यता में दो तीन बातों को याद रखिएगा। जो बस्ती होता है ना, बस्ती, उसका विस्तार ज्यादा क्षेत्र में होगा, विस्तार ज्यादा होगा, विस्तार। दूसरा क्या होता है, व्यापार बहुत उन्नत होता है, छोटा मोटा टाइप का व्यापार नहीं, व्यापार उन्नत होता है, व्यापार उन्नत होता है, ठीक है ना। उन्नत कैसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था ना, वो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ चल रहा था, मिस्र के साथ सभ्यता के साथ चल रहा था। समझ रहे बातों को, कितना दूर दूर तक चल रहा था इसका व्यापार। तो व्यापार बहुत उन्नत था, इसलिए एक तो विस्तार इसका बहुत ज्यादा था, दूसरा इसका व्यापार उन्नत था। इसका नगर नियोजन, शहर या नगर का देखिएगा, नगर नियोजन बहुत बेहतर रहता, सड़क अच्छा रहेगा, सब कुछ का सुविधा रहता है, नगर नियोजन, नगर नियोजन है ना। लिपि, इनका अपना एक लिपि भी था, लिपि यानी कि लेखन शैली, ठीक है ना। ये सब जहां रहेगा वो नगर का परिभाषा में आ जाएगा। जनसंख्या का संकेंद्रण भी अच्छा खासा होता है। इधर देखिएगा तो ग्रामीण सभ्यता में क्या होता है, कृषि अर्थव्यवस्था रहेगा, कृषि का काम ज्यादा होगा, कृषि। इधर व्यापार हो रहा है, इधर कृषि होगा। आप मुंबई का तुलना अपना गांव से कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। वहाँ खेती हो रहा है क्या, मुंबई में व्यापार ज्यादा हो रहा है ना। तो कृषि, कृषि का कार्य ज्यादा होगा, पशुपालन, पशुपालन होगा, है ना। बस्तियां छोटी छोटी होंगी, गांव, गांव कितना छोटा छोटा रहता है, तो छोटी बस्तियां, जनसंख्या भी कम रहता है शहर की तुलना में। पटना की तुलना से अपना गांव का कर लीजिए तो पता चल जाएगा, है ना। तो जनसंख्या भी कम होता है, कम होगा, और व्यापार छोटा पैमाने पर होता है ना, छोटा गांव के अंदर ही
व्यापार हो जाता है छोटा पैमाना पर, व्यापार छोटा पैमाना पर। आपको आज कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही होता है, एक एक लाइन पे कॉन्सेप्ट होता है ना। तो नगरीय सभ्यता क्या होता है, ग्रामीण सभ्यता क्या होता है, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडी नदी के किनारे आलमगीरपुर, और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के तट के निकट मांदा, व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था। हम लोग अभी त्रिभुजाकार जो बनाए थे वही था ना, जो त्रिभुजाकार बना के आपको दिखाए थे हम, तो उसी का तो विस्तार था, वो उसी का विस्तार था। फिर से हम बता दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम बनाए थे, एक नक्शा बनाए थे भारत का, ऐसा से है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, मांदा बनाए थे, यहाँ पर क्या कहते हैं, आलमगीरपुर, कहाँ है, हिंडा नदी किनारे, यहाँ पर था दायमाबाद, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये हम लोग किए थे, पहले तो ऐसे ही था हम लोग का नक्शा, बाद में तो खैर पाकिस्तान का टूट गया, अफगानिस्तान अलग हो गया तो अलग बात है। इस तरह से यहाँ पर क्या था आपका सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे सिंध पड़ता है, यहाँ पे सिंध पड़ता है, यहाँ पे बलूचिस्तान पड़ता है, यहाँ पे पाकिस्तान का भी पंजाब पड़ता है, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया पड़ता है, ठीक है ना। तो सुतकांगेडोर हो गया, बलूचिस्तान हो जाएगा ये एरिया, दास नदी के किनारे। अब इसी को मिला दें तो वही बन जाता है, क्या इसका विस्तार बन जाता है। विस्तार मतलब क्या होता है, चौहद्दी बता देना या फिर उसका पूरा बाउंड्री लाइन खड़ा कर देना। तो बाउंड्री लाइन इसका अगर बना देते हैं तो यही बन जाता है। त्रिभुजाकार भी था, और इसका आपका बाउंड्री लाइन याद रखिएगा, इस तरह से बाउंड्री लाइन हमेशा याद रखिएगा, कैसे सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। क्लियर, त्रिभुजाकार दिख रहा है ना, इसी में सब शहर सब नगर इसी के अंदर में ऑलमोस्ट इसी में पाया गया, ठीक है। तो यही आपको बताना चाह रहा है जो बुक बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे सुतकांगेडोर है सबसे पश्चिमी इलाका। उसके बाद क्या बोल रहा है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडा नदी किनारे आलमगीरपुर, पूर्वी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हिंडा नदी किनारे कौन है, आलमगीरपुर है, मेरठ में उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। उत्तरी पूरा स्थल उत्तर में ऊपर चिनाब नदी के तट पर अखनूर के तट मांदा, चिनाब नदी का अखनूर के तट है मांदा उत्तर में ऊपर में, और दक्षिणी यानी सबसे नीचे क्या गोदावरी नदी तट पर दायमाबाद, गोदावरी नदी तट पर दायमाबाद महाराष्ट्र में। यही बात तो बताने का किताब आपको कर रहा था, जो कि अब आप फिगर में समझ चुके हैं, ये आपका दिमाग में छप जाएगा, आप कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब अभी हम समझा चुके हैं, है ना, भूलिएगा मत, नगरीय ग्रामीण समझा चुके हैं। तो फिर से आया यही बात, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जितने भी नगर मिला है सिंधु सभ्यता में, उसमें 6 बड़े नगर थे। अभी भारत में देखिए तो 4 महानगर है ना, कौन है, मुंबई, दिल्ली, मद्रास कुछ जिसको चेन्नई कहते हैं, या कोलकाता, यही 4 है ना महानगर। तो बस उसी तरह अगर पूरा सभ्यता को देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में 6 महानगर थे, ठीक है, जिनको बड़े नगर का संज्ञा दिया गया। कौन कौन, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ठीक है ना। देखिए हड़प्पा यहाँ पे था आपका, समझ जाइए, हड़प्पा ये जो निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ है, इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाइएगा, यहाँ तक आ जाइएगा ऑलमोस्ट, तो आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर कोटदीजी है, जबकि इसमें नहीं बताया है, बता दे रहे हैं, यहाँ पे कोटदीजी है, यहाँ पे कोटदीजी है, और यहाँ पे चाहुंडड़ो है, ठीक है ना। लेकिन आगे हम लोग और भी बात करेंगे तो बताते चल जाएंगे। तो हड़प्पा
मोहनजोदड़ो, और क्या बोल रहा है गनवारी वाला, और क्या राखीगढ़ी। देखिए यहाँ पर है, और मांदा, एक मिनट, मांदा और आपका, हाँ ठीक है, रोपड़ के नीचे काले, हाँ यहाँ पर आपके है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, इसके ऊपर में रोपड़ है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है, फिर बनवाली है, फिर कालीबंगा है, ठीक है, ये राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपका धौलावीरा, धौलावीरा बस यहाँ पर है, समझिए धौलावीरा यहाँ पर है, ठीक है, धौलावीरा। और क्या बोल रहा है धौलावीरा के बाद कालीबंगन, कालीबंगन यहाँ पर है, ठीक है, कालीबंगन। ये हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। ये आपका जितना है ऑलमोस्ट समझ जाइए, फिगर पर है, ठीक है। इसको लोकेशन पर सिर्फ हमको लोकेशन आपको बता, एग्जैक्ट तो हम अभी इसमें नहीं बता सकते कि नक्शा ही एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन इसको हम लोकेशन बता रहे कि इस लोकेशन में ये पाया जाता था, क्योंकि जब नक्शा ही एग्जैक्ट नहीं बनाया है तो फिर वो कैसे बता देंगे एग्जैक्ट हम, लेकिन बस आपको लोकेशन बता दे रहे हैं कि इस लोकेशन में ये पाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया, यानी 2021 में विश्व विरासत के सूची में शामिल किया इसको, यूनेस्को को किसको क्या किया, यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया, विश्व विरासत है ना, क्या है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद गुजरात के आसपास में बहुत सारे एरिया में हड़प्पा काल का साइट पता चला है, हड़प्पा काल का स्थल पता चला है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद खुदाई का कार्य भी तेज हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, क्योंकि अब तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जा चुका है, तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया कौन हो जाएगा, राखीगढ़ी। लेकिन पूरा सभ्यता का बात किया जाए तो सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो, क्लियर। राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था, इसका खोज सूरजभान ने किया था राखीगढ़ी का, ठीक है। आगे देखते हैं। सूरजभान याद रखिएगा, जो सूरज रहता है इतना तपिश रहता है कि सब कुछ को राख कर देता है, राख कर देगा, राखी से राख याद कीजिएगा, और सूरज में बहुत गर्मी रहता है तो सूरजभान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या था, देखिए यहाँ पे लोथल था और यहाँ पे सुतकोटदा था, लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लोथल और उसी के नीचे वाला एरिया में सुतकोटदा, लोथल, और ये हो गया सुतकोटदा। सुतकांगेडोर और सुतकोटदा में अंतर स्पष्ट रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, सुतकांगेडोर को सुतकोटदा समझ लेता है, सुतकोटदा को सुतकांगेडोर समझ लेता है, तो ये अलग है ना, इसके बारे में बात हो रहा है। इसको नक्शा पे देख लीजिए यहाँ पर, इसके ऊपर में धौलावीरा है, ठीक है। तो लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। देखिए यहाँ पर ये आपका समुद्र के किनारे पर है, अभी भी गुजरात बहुत ज्यादा ही समुद्री व्यापार के लिए फेमस है, ठीक है। जुते हुए खेत का और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जो कालीबंगन अभी बताएं आपको हम, कहाँ, यहाँ पर, तो यहीं पर आपका जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग हुआ है, यानी कि जुता हुआ खेत में तो खेत था और इस तरफ से उसमें जुताई का जो फल होता है ना, जो फल चलाता है, सीता, जो सीता जिसको बोलते हैं, सीता बोलते हैं ना, रेखा जो बनता है उसको सीता बोलते हैं, है ना।
तो उसका निशान मिला है। और ईंट का भी, जो ईंट बना है ना ईंट, उसमें कुछ कुछ नक्काशी किया गया है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ मिला है? तो कालीबंगन में मिला है। ठीक है, कालीबंगन में मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब क्या होता है? एक हमको लगता है कि एक ऐसा स्नानागार होगा, बहुत बड़ा बाथरूम था, बहुत बड़ा, जिसमें कुछ फंक्शन होता होगा, जैसे छठ वगैरह होता है ना, हम लोग का राज्य में छठ वगैरह होता है, तो कोई खास जगह रहता, कोई तालाब वगैरह रहता, वहाँ पर सारे लोग मिल जाके करते हैं। और सही कुछ रहता होगा कि सामूहिक रूप से कुछ अनुष्ठान का काम होता होगा, तो वहाँ पर लोग जाकर पूजा करते होंगे और एक सामूहिक स्नान का काम करते होंगे। तो वह एक विशाल सा स्नानागार मिला है। वो बहुत बड़ा क्या है आपका इमारत बोल सकते हो, उसकी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। बहुत बड़ा स्नानागार है, पूरा उसमें सीढ़ी बना हुआ, चारों तरफ क्या बनाया हुआ है? तो उसको बरामदा टाइप का बना हुआ है, बरामदा बना हुआ है। फिर बीच में क्या है? एक तालाब है, बीच में तालाब है। ठीक है, बीच में तालाब है, जिसके मध्य में स्नान कुंड है। उसका गहराई कितना है? 11.88 मीटर लंबा है, गहराई है 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है कुल मिलाकर। ठीक है, 11.88 मीटर क्या है? ये लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। मीटर कर लीजिए। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसके बारे में, इसको याद रखिएगा, इसलिए हम अलग से इसको लिख दिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड मतलब सामूहिक अनुष्ठान होता होगा, पूजा होता होगा, तो एक बड़ा बड़ा अग्निवेदी मिला है, अग्निवेदी मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो आपको लोथल से एक मिला है और एक दूसरा कहाँ से मिला आपका? लोथल और कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन से आपका क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, यानी अग्निवेदी मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपतिनाथ नाम दिया गया, की मूर्ति मिली है। एक शील पत्थर होता है ना, शील पत्थर, उस पर एक बना है 3 मुख वाले देवता का मूर्ति मिला, उसमें एक मूर्ति बना हुआ है ना, उसमें देवता का 3 मुख बनाया गया है। उसको नाम दिया गया पशुपति नाम दिया गया है। एक देवता है, एक शील है, उस पर एक देवता का 3 मुंह है, इस टाइप से कुछ होगा, है ना, इस टाइप से कुछ होंगे वो। उसका नाम क्या दिया गया है? पशुपति। क्यों पशुपति ही नाम क्यों दिया गया है? इसके नीचे में 4 तरह का पशु है। 4 तरह का पशु कौन कौन है? तो है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी है, गैंडा है ना, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये है। देखिए, याद कैसे रखिएगा? इस बार बीपीएससी में ही क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ पलट के क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन तो यही था ना। इनका नाम पशुपति नाम इसीलिए क्योंकि इनके चारों तरफ पशु है और इसके देवता है, इसलिए इसका नाम पशुपति दे दिया गया। ठीक है, तो हाथी मोटा होता है, गैंडा भी मोटा होता है, भैंसा भी मोटा होता है लेकिन इन तीनों को क्या बनना है? चीता जैसा पतला दुबला और फुर्तीला बनना है। तो बस याद रखिएगा, हाथी भी मोटा, गैंडा भी मोटा और भैंसा भी मोटा। उसको बनना है कैसा? चीता के जैसा फुर्तीला, बस यही ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन बीपीएससी में आया था और इसको आप ध्यान रखिएगा, फिर हो सकता आगे वाला एग्जाम में पूछ ले। यही पशुपतिनाथ है, इन्हीं के चारों तरफ दिखाया गया है, ये जानवरों का चित्र है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी है, एक नृत्य करती हुई स्त्री है, उसका एक कांसा का मूर्ति मिला है। ठीक है, कहा जाता है कि उसका जो नृत्य करने का जो मुद्रा है ना, उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जान लीजिए, जो नृत्य करने का जो उसका मुद्रा है, उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा का जितना भी मुहर था उस पर एक सिंग वाला जानवर का चित्र मिलता है।
मतलब जानवर का जनरली 2 सींग होता है, लेकिन उसमें एक ही सींग दिखाया गया है, एक श्रृंगी। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। एक मुहर है, उसमें से दिखाता कि एक स्त्री है और उसका गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है ना। शायद स्त्री को मातृ देवी का प्रतीक माना गया, कि मातृ देवी का प्रतीक है और वही प्रकृति का देवी भी है, माता भी है। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चहुंदड़ो में मिला है। मनके बनाने का कारखाना देखिए लोथल में है और चहुंदड़ो यही बताया था ना हम, चहुंदड़ो यहीं पे लिख दे रहे हैं, चहुंदड़ो और लोथल। तो मनके बनाने का कारखाना, मनका क्या होता था, मिट्टी का गोली होता था और सील होता था, उसको आग में पकाया जाता था, ठीक है ना। उसको क्या करता था, गोली बनाकर कभी कभी माला के रूप में भी उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो मनके बनाने का कारखाना लोथल और चहुंदड़ो से मिला, साइड जान जाइए। लोथल यहाँ है, चहुंदड़ो यहाँ पर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का छोटा भाई चहुंदड़ो, याद रखिएगा, दोनों आसपास में है इसीलिए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता का जो लिपि है ना, भाव चित्रात्मक है। तो भाव चित्रात्मक क्या होता है भाई, आजकल आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, उसमें इमोजी डालते हैं, इमोजी क्या होता है, भाव चित्रात्मक है। आप रोते हुए दिखा रहे हैं कि अरे कोई बात हो गया, आप रो रहे हैं, तो कैसा फोटो बनाते हैं, इस टाइप से फोटो बनाते हैं, आंख रहता है और ऐसा आंख रहता है, हल्का सा एक दो आंख डबडबाया हुआ और ज्यादा आपको लगता है कि चोट लगा है, ज्यादा दुख हुआ है, तो सीधे ऐसे से करके इमोजी रहता है, ऐसे से करके इमोजी रहता है, ये ना रहता है। हंसता हुआ फोटो रहता है तो क्या रहता है, इस टाइप से हंसता रहता है, इस टाइप से हंसता हुआ रहता है। उदास है, इस टाइप से उदास फोटो दिखा दिया। यही तो था भाव चित्रात्मक, आपका मन का जो भाव है वो चित्र में दिखा दिया, वही भाव चित्रात्मक होता है। आज भी आप सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का उपयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के जमाने में, स्मार्टफोन में, समझ जाइए यही भाव चित्रात्मक है, इमोजी के रूप में। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग, भाव चित्रात्मक। हाँ, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और जब एक से अधिक पंक्ति होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी फिर बाईं से दाईं ओर। देखिए होता था क्या कि इसमें लिखने का जो शैली था ना, जो लिखने का शैली पहले बाएं से दाईं ओर लिखाता था और मान यहाँ पर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन हमको और सेंटेंस लिखना है तो यहाँ से फिर रिवर्स होता था और इस टाइप चलता था, फिर इधर लिखाता था। यानी पहले इधर से लिखे, बाएं तरफ इधर हो गया तो बायां से दायां की ओर, ठीक है। और जब खत्म हो गया सेंटेंस तो फिर इधर से इधर की ओर गया, इधर से इधर की ओर, फिर सेंटेंस खत्म हो गया तो फिर इधर से इधर की ओर गया। इस टाइप से इसका लिखने का तरीका था। नहीं, हाथ हम लोग दायां यूज कर रहे हैं लेकिन इसका बायां होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इधर से यूज करते हैं, हम लोग बायां से, बायां हाथ ये हुआ, बायां हाथ ये हुआ, तो इधर से नहीं यूज कर रहे हैं, दायां हाथ ये हुआ तो इधर से नहीं यूज करेंगे, ठीक है, यही है। ठीक, आगे देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन शैली यानी लिखने का तरीका पता लगाने वाली सबसे पहली कौन थी सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता क्या पता है आपको, सुमेरिया की सभ्यता देखिए बता देते हैं। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम सुनेंगे आप लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ था, इराक में डेवलप हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया, क्योंकि बार बार आपको ये प्रॉब्लम देगा, कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आएगा, कभी सुमेरिया की सभ्यता का नाम आएगा, कभी बेबीलोन का नाम आएगा, है ना, कभी कार्डिया सभ्यता का नाम आएगा। तो एक बार क्लियर कर लीजिए, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों का बीच की भूमि। हो सकता प्रश्न पूछ दे, याद रखिएगा, दो नदियों का बीच का भूमि। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, इराक था, इराक देख रहे हैं ना, इराक सद्दाम हुसैन वाला इराक, ईरान नहीं, इराक था। इसको तीन भाग, इसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। तो पहला था सुमेर का सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता, दूसरा था आपका बेबीलोन,
ठीक है, बेबीलोन था, फिर आपका था असीरिया, असीरिया असीरिया, फिर था आपका कार्डरिया, कार्डरिया। पहला कौन है? सुमेरिया, दूसरा कौन है? बेबीलोन, तीसरा कौन है? असीरिया, असीरिया असीरिया, चौथा कौन है? कार्डरिया। ये सभी के सभी मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया खुद कहाँ था? इराक था। इसका विस्तार उस समय कहाँ था? तो इराक से लेकर आपका ईरान, तुर्की, ये सब एरिया तक ये फैला हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत बड़ा सभ्यता था। इसका काल लगभग कितना था? तो 3500 BC। सिंधु सभ्यता से बहुत पहले का बात है। सिंधु सभ्यता तो कितना है? 2400 से 1700 तो है ही है, यही है ना, 2400 से 1700 है। ये 2400 से बहुत पहले था, 1000 साल पहले था, 1000 BC पहले, ऑलमोस्ट 1100। तो 3500 BC में ये आ चुका था। उसका धीरे धीरे करते करते सिंधु सभ्यता की ओर बढ़े हम लोग। तो लिपि का विकास यहीं पर हुआ था। यही बोल रहा है लुसेंट कि लिपि का विकास कौन किया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता किया था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही आपको हम ढंग से समझा दिए कि इराक के पास डेवलप हुआ था। दजला फुरात 2 नदी था, जो 2 नदियों के बीच की भूमि है ना, उसको, हाँ, 2 नदी भी याद रखिए। 2 नदी कौन नदी था? ये 2 नदी, एक था दजला, दूसरा है फुरात, फुरात या फरात जो बोलिए, है ना। दजला अभी टाइग्रिस नदी कहते हैं, टिग्रिस नदी, इसको अभी टिग्रिस कहते हैं, टिग्रिस, और इसको यूफ्रेटस, ठीक है ना, ये कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया टिग्रिस नदी, ये हो गया यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नहीं यूफ्रेटस इसको बोलिए, फरात है नहीं यूफ्रेटस है, यूफ्रेटस लिख दे रहे, साफ साफ लिख दे रहे हैं। यूफ्रेटस, ठीक है। ये हो गया दजला, ये फरात, दजला को टिग्रिस नदी कहते हैं, अफरात को यूफ्रेटस। क्लियर? ये 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया के मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि, तो 2 नदी ये दोनों था, और उसके बीच में इतना सारा सभ्यता का धीरे 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 करके विकास हुआ, ठीक है ना। बेबीलोन से याद है ना, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में ही हुआ था। क्लियर? बेबीलोन का बगदाद है ना, बगदाद, बगदाद देख रहे हैं आप, बगदाद इराक का राजधानी बगदाद। तो बगदाद से 100 किलोमीटर के फासला पर है, 100 किलोमीटर के फासला पर बगदाद है, वहीं पर बेबीलोन है। क्लियर? सब कुछ इस तरह से क्लियर रखिए नक्शा पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप सुमेरिया की सभ्यता समझ चुके हैं। वो मेसोपोटामिया सभ्यता का एक पार्ट था सुमेरिया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोग घर को बनाने के लिए और नगर का बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाए। ग्रिड पद्धति क्या होता है? एक एक बात में कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज में कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर सुमेरिया आप नहीं पढ़े होते तो बस रट गए होते सुमेरिया का सभ्यता, लेकिन सुमेरिया के सभ्यता से आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। अब ग्रिड पद्धति क्या है? देखिए ग्रिड पद्धति क्या होता है, दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा होगा, उसको मिटा देते हैं। ग्रिड पद्धति देखिए, ग्रिड का मतलब होता है ना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि 2 समानांतर रेखा जा रहा है, उसको बीच से काट देना, वो ग्रिड कहलाता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते थे? देखिए, ये अपना नगर नियोजन में भी, घर बनाने में भी। तो नगर नियोजन में कैसे? तो सड़क उनका जो था, सड़क था ना, समकोण पे हमेशा काटता था। हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो था, जैसे मान लीजिए कि ऐसे सड़क आ रहा है, ऐसे सड़क जा रहा है, ऐसे सड़क जा रहा है, इसको काटना है, समकोण पे काटा, यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना, फिर आगे मान ली आगे और है, फिर यहाँ पे गया ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे 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 और आगे बढ़ गया, समकोण पे कट रहा है सब। और इसके बीच में क्या था? ये वाला एरिया में घर बनाता था ये लोग, घर भी एकदम कायदा से। ये मुख्य सड़क हो गया, ये छोटा छोटा सड़क हो गया। बात को समझ गए? ग्रिड पद्धति नगर नियोजन में। घर में कैसे ग्रिड पद्धति यूज करता था, घर का बता रहे आपको हम। देखिए,
घर का जब आपका जब कभी देखिएगा आसपास में कोई मिस्त्री लोग दीवार बना रहा होगा तो देखिएगा ईटा का बनावट कैसे रहता है। ईटा का बनावट ऐसे रहेगा, बड़ा लंबा एक बिछाएगा, एक छोटा बिछाएगा, लंबा बिछाएगा, फिर छोटा बिछाएगा, फिर छोटा एक रहेगा, फिर लंबा वाला रहेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा ऐसा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे छोटा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर देखिएगा ये छोटा छोटा रहेगा। इस टाइप से देख रहे हैं, ऐसे ही बनाता है ना। जब ईटा रखता है और जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसी टाइप से रहता है। एक ग्रिड पद्धति कैसे, तो दो समानांतर के बीच में एक छोटा बड़ा डाल दे रहा है। यही ना बता कि दो समानांतर के बीच में काट दे कोई, दो समानांतर के बीच में क्या हो रहा है, बीच में वो काट दे रहा है। तो यही ग्रिड पद्धति दीवार बनाने में करता था ये लोग यूज, दीवार बनाने में यूज करता था। और यही टेक्नोलॉजी को फिर यहाँ पर ही लोग यूज करता है, अंदर में भी। ये छोटे पैमाने पर सड़क बनाने में करता था, छोटे पैमाने पर, यहाँ पे बड़े पैमाने पे हुआ, छोटे पैमाने पे हुआ। तो घर का जो बिल्डिंग खड़ा होता था वो भी ग्रिड पद्धति पर ही खड़ा होता था। तो यही आपको समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ लिखा ग्रिड पद्धति, लेकिन आपको ग्रिड पद्धति क्या होता है उसको समझना है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए घर का जो दरवाजा था ना, ये सब घर का दरवाजा ये मेन सड़क पर नहीं खुलता। जैसे मान इसके किनारे तो घर होगा, इसका मेन दरवाजा इधर नहीं खुलेगा, इसका दरवाजा पीछे तरफ खुलेगा। इसका भी दरवाजा मेन इधर नहीं खुलेगा, इसका दरवाजा मेन इधर नहीं खुलेगा, और इसका दरवाजा इधर नहीं खुलेगा। कहाँ खुलेगा, इधर खुलेगा। सबका वही होगा, इधर नहीं खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा, इधर ये नहीं खुलेगा, इधर ये नहीं खुलेगा, सब अंदर की ओर ही खुलेगा। इसका कारण क्या था, कारण ये कि गंदगी रोड पर नहीं जाए, झाड़ू मारे और रोड पे फेंक दे। ये हरकत हम लोग का आज का समय में है। वो लोग सुधरे हुए थे, वो लोग मेन सड़क साफ सुथरा रहे। समकोण पे काटने का कारण क्या था कि हवा का जब झोंका आएगा तेजी से तो सारा कचरा को उड़ाते हुए ले जाएगा, कहीं फंसेगा नहीं। तो गली उल्ली में रहेगा तो फंस कर रह जाएगा, लेकिन समकोण रहेगा तो हवा क्या करेगा, उड़ाते हुए ले जाएगा, साफ कर देगा। इसलिए मेन सड़क पर नहीं खोलता था ये लोग, लेकिन लोथल में खोलता था। लोथल में चूंकि इसलिए खोलता था क्योंकि लोथल क्या था, बंदरगाह था, सामान उसको लोड करके ले जाना रहता था। तो घर में अगर पीछे में खोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा गली से निकालना। तो जिसको आगे मौका मिलता था खोलने का वो आगे खोल लेता था, ताकि सड़क के मार्ग से वो सीधे बंदरगाह पर वो सामान को आसानी से ले जाए। इसलिए लोथल में खुलता था, ठीक है। तो बात को समझ जाइए। तो यही बात बोल रहा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर घर के पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ उसका मुख्य फसल हुआ करता था। सैन्यवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जहाँ पर मधुमक्खी छत्ता लगाता था तो लोग शहद निकालना सीख चुके थे। शहद निकालना तो आपको तो बता ही चुके हैं कल का क्लास में कि मध्य पाषाण काल में ही शहद निकालना वो सीख चुका था। तो सिंधु की सभ्यता के समय में तो और डेवलप हो चुके होंगे, है ना। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। बनवाली से, मिट्टी से बना हुआ हल के साक्ष्य कहाँ से मिलता है बनवाली से मिलता है ना। बनवाली आपका यहाँ था, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट, ठीक है। रोपड़, राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगन, ठीक है। ये आपका बनवाली। बनवाली, ठीक है। यहाँ पे बनवाली था। लाइन से याद कीजिएगा। रोपड़, यहाँ पे रोपड़ भी याद ही का रख लीजिए, रोपड़, ठीक है। रोपड़, राखीगढ़ी, बनवाली, काली। मतलब रोपड़ के राखी, बनवाली या कौन, काली। तो काली नाम का कोई होगा, रोपड़ के राखी, बनवाली, काली, ठीक है। इस टाइप से याद है, रोपड़ के राखी, बनवाली, काली। इसको यहां से लेकर ये जो निकला हुआ है ना इसी एरिया तक रखिएगा, यानी इसका फैलाव यहीं तक था। इसके ये जो निकला हुआ है ना एरिया, ये इसके नीचे मत लाइएगा, यानी इसका फैलाव, ये चारों का फैलाव यहीं तक था। क्लियर, इसके नीचे नहीं लेके आना है। तो ये चार यहीं था, रोपड़, राखी, बनवाली, काली। और आलमगीरपुर तो यहाँ पर था, ये आलमगीरपुर ये था।
ये था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। यही बनवाली है ना, मिट्टी से बना हुआ साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। तो लोथल तो आपको पता है कहाँ पर लोथल, रंगपुर यहाँ पर था। रंगपुर, एक मिनट, देखिए रंगपुर आपका यहाँ पर था, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर यहाँ पर था। तो लोथल और रंगपुर है ना, रंगपुर और लोथल से क्या मिला है, चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त मिला है। जो लोथल था ना, ये लोथल, इससे लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है, लोथल यहीं पर था। ठीक है, सुतकोतदा, कालीबंगन, लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। यानी कि सुरकोतदा से, कालीबंगा से, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, घुमा के लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, तो सुरकोतदा कहाँ था, धौलावीरा, लोथल, सुरकोतदा, यहाँ पर लिखे हम लोग सुरकोतदा है ना। यहाँ से क्या मिला है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल जो होता था ना, तौल, भार को जो तोलना, वो 16 के अनुपात में था। 16 का अनुपात मतलब क्या हुआ कि 16 का गुणांक, 2, 4, 8, 16, 32, 64, समझ रहे बात को, 16 का गुणांक में चलेगा। तो तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो यातायात के लिए 2 पहिया वाला बैलगाड़ी या 4 पहिया वाला भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग कर रहे थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो अभिलेख मिले हैं उसमें मेलुहा शब्द का जिक्र किया गया, मेलुहा। तो मेलुहा किसके लिए उपयोग किए हैं लोग, मेसोपोटामिया वाले सिंधु सभ्यता के लिए किए थे, है ना। तो देखिए फिर से मेसोपोटामिया की सभ्यता आ गया। वो बार बार घूम घूम के आता रहेगा, जब तक आप एक बार नहीं समझिएगा वो बार बार आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो एक बार समझ चुके मेसोपोटामिया सभ्यता तो कोई दिक्कत नहीं है, इराक के आसपास फैला था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन शैली विकास हो चुका था। और जो मेलुहा शब्द जो वर्ड यूज किया है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही किया है। तो आज हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा हड़प्पा सभ्यता को अच्छा तरीका से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसी तरह से दोस्तों बातों को समझते हुए हम लोग को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ना है। सिर्फ रीडिंग नहीं डाल देना है, बस रीडिंग डाल देना है और उसको याद कर लेना है और टारगेट रखना है कि 4 पेज 5 पेज रोज रख लेना है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से रहेगा लेकिन आप टेकल नहीं कर पाइएगा यदि अगर आप समझ के नहीं पढ़ते तो, क्योंकि बीपीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन तो यहीं से आया होता है। जानवर का अस्थि पंजर वाला था, कौन जानवर से परिचित है कि नहीं परिचित है, वही सब तो क्वेश्चन आया हुआ था, बस समझने भर का दे रहे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।